विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में समन्वय का अर्थ, मीनिंग, डेफिनेशन, परिभाषाएं, इसके बाद में समन्वय की विशेषताएं, फीचर्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा अध्ययन का विषय होगा समन्वय प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंध का सार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, उसका हम कारण के ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों समन्वय प्रबंध का सार है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंध कार्यों में समन्वय रसा बसा है, जो कि हमने पिछली वीडियो में जो समन्वय की विशेषता का अध्ययन कर रहे थे, वहाँ पे हमने देखा था प्रबंध कार्यों में समन्वय रसा बसा रहता है। इसके अलावा समन्वय सभी प्रबंधीय कार्यों का सार भी है। समन्वय कोऑर्डिनेशन के सभी कार्यों में कार्यात्मक एकता उत्पन्न करता है। इसके अलावा समन्वय संस्था के सभी संसाधनों को गतिशीलता या सृजनात्मक एवं प्रभाव उत्पादक बना देता है। समन्वय के अभाव में नियोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण, इसके अलावा अभिप्रेरणा और नेतृत्व आदि व्यर्थ तथा निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। समन्वय के अभाव में यानी कि समन्वय के बिना, कोऑर्डिनेशन के बिना नियोजन, निर्देशन व नियंत्रण इत्यादि व्यर्थ व निष्क्रिय रहते हैं। समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के प्रत्येक कार्य में होती है, यहाँ तक कि प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यक होता है। अब प्रबंध में समन्वय क्यों आवश्यक है? क्योंकि इन कार्यों में जो प्रबंध के जो कार्य है को प्रभावी बनाने में समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, जो नियोजन, निर्देशक, नियंत्रण की जो कार्य, प्रबंध के जो कार्य है, उनके कार्यों को प्रभावी बनाने में समन्वय का महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौन? समन्वय। तो इस प्रकार प्रबंध कार्यों में समन्वय पूर्णतः ओतप्रोत रहता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि समन्वय प्रबंध का सार नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण में किस प्रकार है, किस प्रकार इसका नियोजन, इन जो 5 जो कार्य है प्रबंध के, उसमें सहभागिता होती है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं हेनरी फ्योल है और उर्विक और लूथर जैसे प्रबंध शास्त्रियों ने समन्वय को प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य माना है। इसके अलावा कुंज तथा ओडोनेल ने भी समन्वय को प्रबंध का कार्य का सार एवं आत्मा माना। इसके अलावा अनेक दूसरे राइटर जैसे टेरी का कहना है कि समन्वय को प्रबंध का कार्य मानना गलत है। उसके विचार में समन्वय तो नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण के माध्यम से ही किया जाता है। इसके अलावा 1-2 राइटर और जैसे न्यूमैन, वो कहते हैं कि समन्वय कोई पृथक कार्य नहीं है, बल्कि प्रबंध के सभी स्तरों का भाग है। तो इस प्रकार ये समन्वय प्रबंध का सार ही है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। समन्वय प्रबंध के कार्यों को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब किस तरह निभाता है? जैसे यदि समन्वय प्रबंध के कार्यों की माला है, ये धागा है, ठीक है, समन्वय प्रबंध के कार्यों की माला या धागा है, जो प्रबंध के कार्य उस माला के फूल हैं। तो यहाँ पे समन्वय को क्या बताया गया है? माला या धागा है, माला की धागा है। ठीक है, धागा जो
क्या काम आती है, जो फूलों को बांधने काम आती है। तो यहाँ पे प्रबंध के कार्य उस माला के फूल है, और फूलों की माला तभी बनती है जब उन्हें एक धागे में पिरोया जाता है। ठीक है, फूल कब रुकेंगे, कब टिक पाएंगे, जब वो माला रहेगी। तो यह धागे में जो फूल है, फूल धागे के अंदर ही रहेंगे, पिरोए जाएंगे, तभी वो टिके रहेंगे, अन्यथा वो बिखर जाएंगे, फूल बिखर जाएंगे। तो यहाँ पे धागा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस प्रकार प्रबंध के कार्यों से प्रबंध प्रक्रिया तभी बनती है जबकि प्रबंधकीय कार्यों के बीच समन्वय की धारा प्रभावित होती है। तो इस प्रकार एक हमने समझा कि समन्वय क्या है। एक माला फूलों या मोतियों की माला है, लेकिन वो तभी बनती है जब यह उन्हें धागे में पिरोया जाए। इस प्रकार प्रबंधकीय कार्य को प्रबंध प्रक्रिया तभी बनती है जब प्रबंधकीय कार्यों के बीच में समन्वय की धारा प्रभावित होती है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधकीय कार्य स्वतः फूलने तभी लगेंगे जब ये एक चक्र चलता रहेगा और प्रभावी रहेगा। तो अब हम सारांश भी ये कह सकते हैं, प्रबंध के कार्य में समन्वय रसाबसा भी रहता है तथा प्रबंध सफल होता है। प्रबंध के प्रत्येक कार्य में समन्वय की सरिता जिस प्रकार बहती है उसी प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब किस प्रकार समन्वय प्रबंध का सार है, तो अलग अलग प्रकार से बताया गया है। यहाँ पे नियोजन में समन्वय किस तरह, ठीक है, और ये संगठन समन्वय। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियोजन में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग। प्रत्येक प्रबंधक नियोजन कार्य से ही समन्वय प्रारंभ कर देता है। ये हम जानते हैं कि प्रबंध का जो प्रथम कार्य हो क्या है, नियोजन है, प्लानिंग है। तो यहाँ पे प्लानिंग से ही, नियोजन से ही समन्वय स्टार्ट हो जाता है। प्रभावी नियोजन के लिए सभी विभाग या उपविभाग के नियोजन का संस्था के संपूर्ण नियोजन के बीच समन्वय करने का प्रयास किया जाता है। इन सभी की योजनाओं में एकरूपता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है तथा उप विभागों में प्रबंधक एवं कर्मचारियों की समस्या है। इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें, जो योजना के जो उद्देश्य हैं एवं संसाधनों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा प्रबंधक एवं कर्मचारियों की समस्याओं एवं इच्छाओं अथवा उनके समाधान के विकल्पों के संबंध में भी विचार विमर्श डिस्कस किया जाता है। इस प्रकार प्रबंध नियोजन कार्य से ही प्रभावी समन्वय स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ हो गया था। इस पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रबंधक नियोजन कार्य से ही प्रभावी समन्वय स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर देता है। तो ये समन्वय कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, नियोजन से ही शुरू हो जाता है। अब देखते हैं हम संगठन एवं समन्वय। मुने हैं जो विद्वान हैं, प्रबंध के विद्वान, वो कहते हैं समन्वय संगठन के सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या करता है। इसके अलावा बर्नार्ड वो कहते हैं किसी भी संगठन को जीवित रखने के लिए समन्वय एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा उर्विक प्रबंध के जो विद्वान वो कहते हैं संगठन का उद्देश्य ही समन्वय करना है। तो इस प्रकार इन्होंने विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से संगठन और समन्वय में किस तरह तालमेल है उसके बारे में बताया है। प्रत्येक प्रबंधक को संगठन के करने एवं उसे संचालित करने में समन्वय करना ही पड़ता है। प्रत्येक प्रबंधक को संगठन करने एवं उसे संचालित करने में समन्वय करना ही पड़ता है। संगठन का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम कार्यों का विभाजन किया जाता है और विभिन्न विभागों व्यक्तियों के बीच में बांटा जाता है। ठीक है, कार्य को क्या किया जाता है, विभाजित करके विभिन्न विभागों या व्यक्तियों के बीच में बांटा जाता है। इसके बाद में उनको अधिकार प्रदान किए जाते हैं।
तो ये एक जो बातें वो हमने संगठन के अंदर जाना था, संगठन जो चैप्टर था उसके अंदर हमने अध्ययन किया था। इस प्रक्रिया में प्रबंध के सभी कार्य, विभागों, व्यक्तियों को एवं उनके अधिकारों के बीच समन्वय बनाए रखना पड़ता है। समुचित एवं प्रभावी समन्वय के द्वारा ही एक दूसरे विभाग, एक व्यक्ति के बीच हस्तक्षेप से टाला जा सकता है। इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि जो संगठन के अंदर जो समुचित व प्रभावी संगठन के द्वारा ही एक दूसरे के विभाग एवं व्यक्ति के बीच हस्तक्षेप को टाला जा सकता है। ठीक है, जो आपस में कोई विरोधाभास है उसको टाला जा सकता है। इसी से कार्यों का दोहराव या रिपीट को रोका जा सकता है तथा कार्य को यथा समय संपन्न भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये कोऑर्डिनेशन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, इसमें ये संगठन एवं समन्वय। अब हम देखते हैं नियुक्ति एवं समन्वय। सबसे पहले हमें ये देखना होगा नियुक्ति किसे कहते हैं। नियुक्ति में क्या होता है। नियुक्ति में नियुक्ति के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कर्मचारियों की आवश्यकता एवं योग्यताओं का निर्धारण करना, उनकी भर्ती करना, उनका चयन करना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उनके मूल्यांकन करना, पारिश्रम निर्धारित करना, कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण नीति आदि। इसके अलावा जैसे इंग्लिश में भी इसको हम देख सकते हैं। इसमें जैसे कौन कौन से काम आते हैं इसमें, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन, डिमोशन, इम्यूनेशन, मोटिवेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम नियुक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे प्रबंधक को समन्वय तब भी करना पड़ता है जब वे कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी सभी कार्य संपन्न करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्य हमने चर्चा की है वो सारे काम करने पड़ते हैं। इसे कर्मचारी की आवश्यकता योग्यताओं का निर्धारण जो है करना पड़ता है। तो इस प्रकार तो यहाँ पे समन्वय के द्वारा ऐसा करने पर सही स्थान पर सही व्यक्ति को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो नियुक्ति का जो काम किया गया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऐसा करने पर समन्वय के द्वारा सही स्थान पर सही व्यक्ति को लगाया जा सकेगा। इसी प्रकार सभी कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय आसानी से किया जा सकेगा तथा समन्वय का सभी का सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा। तो इस प्रकार फिर नेक्स्ट है निर्देशन एवं समन्वय, कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्टिंग। इसके अंतर्गत निर्देशन कार्य में समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्देशन में क्या क्या शामिल है, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, लीडरशिप, मोटिवेशन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन आदि शामिल किया जाता है। कर्मचारियों को अभिवृद्ध करने हेतु उनके शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक आवश्यकताओं को संतुष्टि हेतु समन्वय करना पड़ता है। तो इस प्रकार नेतृत्व लोगों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है, ये भी हम जानते हैं। प्रत्येक नेतृत्वकर्ता या प्रबंधक अपने अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करके इच्छित कार्य करवाने हेतु नेतृत्व के विभिन्न शैलियों में संतुलित व समन्वय स्थापित करता है। प्रभावी पर्यवेक्षक या संप्रेषण से प्रभावी समन्वय करना आसान हो जाता है। तो इस प्रकार ये भी एक समन्वय के द्वारा ही ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे लास्ट है नियंत्रण एवं समन्वय, कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग। इसके अंतर्गत नियंत्रण प्रबंधक का वह कार्य जिसमें वास्तविक कार्य परिणामों को निर्धारित लक्ष्य की तुलना की जाती है। ठीक है, नियंत्रण में क्या होता है, प्रबंधक का वह कार्य जिसमें वास्तविक एक्चुअल कार्य परिणामों की निर्धारित लक्ष्य की तुलना की जाती है। इसके बाद में इसमें अंतर किया जाता है और उसमें सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं तथा वास्तविक परिणामों में निर्धारित लक्ष्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रबंधक को प्रत्येक विभाग यानी डिपार्टमेंट या उसके जो डिविजन्स है कर्मचारियों के कार्य में समन्वय भी बनाए रखना पड़ता है। तो इस प्रकार ये नियंत्रण में समन्वय का भी संबंध पाया जाता है। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा
उसको और अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। समन्वय के अभाव में प्रबंध के कार्य अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकते। ये हम जानते हैं, समन्वय के कारण ही प्रबंध के कार्य प्रबंध प्रक्रिया का स्वरूप प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समन्वय के अभाव में सभी कार्य अलग अलग होंगे जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल इसका यह है कि जिस प्रकार कार के सभी पुर्जे खरीद लेने से कार नहीं बन जाते, ठीक है, जो कार होती है उसके सभी पुर्जे खरीद लेने से कार को नहीं बनाया जा सकते, ठीक उसी प्रकार प्रबंध के सभी कार्य करने से प्रबंध के कार्य करने से प्रबंध नहीं हो जाता। कार के पुर्जों का सही संयोजन, ठीक है, कौन सा पुर्जा कहाँ लगाना है, पुर्जों का सही संयोजन करने से ही कार का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार प्रबंध कार्यों का सही समन्वय होने पर ही प्रबंध कार्यों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो पाते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि प्रबंध क्या है, हम समन्वय प्रबंध का सार या आत्मा है। तो प्रत्येक प्रबंध के प्रत्येक कार्य में समन्वय शामिल है। समन्वय के अभाव में प्रबंध के कार्य अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते हैं। समन्वय के अभाव से सभी कार्य अलग अलग होंगे जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं हो पाएंगे। समन्वय के कारण ही प्रबंध के कार्य प्रबंध प्रक्रिया का स्वरूप प्राप्त होते हैं। अतः समन्वय प्रबंध का सार या आत्मा है। इंग्लिश में as it becomes clear from the above description that coordination permeates all the managerial functions. Coordination is really the essence of management. के तो इस प्रकार ये समन्वय प्रबंध का सार का टॉपिक पूरा होता है।